शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 6 अध्याय 1 भाग 2। थोड़ा सा आत्मसमर्पण, बहुत ज़्यादा गंवाना। मुझे धुंधे पहाड़ों के उस बूढ़े आदमी की कहानी बहुत अच्छी लगती है। कई वर्षों पहले कुछ सुअर पहाड़ों के सुदूर क्षेत्र में भाग गए। कई पीढ़ियों तक ये सुअर जंगली होते गए, जब तक कि उनके रास्तों से गुजरने वालों के लिए वे खतरा नहीं बन गए। बहुत से निपुण शिकारियों ने उन्हें ढूंढकर मारने की कोशिश की, परंतु सुअर उस इलाके में के निपुण शिकारियों की कोशिशों से चालाकी से बच जाने में कामयाब हो जाते थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी घोड़ा गाड़ी के साथ उन जंगली सुअरों के रहने की जगह के सबसे नजदीकी गांव में आया। गाड़ी में लकड़ी के तख्ते और अनाज भरा हुआ था। स्थानीय निवासी ये जानने के लिए आतुर थे कि वह आदमी कहाँ जा रहा है और क्या करने वाला है। उसने उन्हें बताया कि वो जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए आया है। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि जिस काम को स्थानीय शिकारी नहीं कर पाए उसे ये बूढ़ा आदमी क्या कर सकेगा। परंतु 2 महीने बाद वो बूढ़ा आदमी गांव में वापस आया और उसने ग्रामवासियों को बताया कि वे सुअर पहाड़ की चोटी के पास एक बाड़े में फंसा लिए गए हैं। फिर उसने बताया कि उसने उन्हें कैसे पकड़ा। सबसे पहले मैंने उस जगह को ढूंढा जहां पर वे सुअर खाने के लिए आते थे। फिर मैंने पेड़ों के बीच, उस खुली जगह के बीच थोड़ा अनाज डालकर उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए चारा डाला। पहले वे सुअर थोड़ा डरे, परंतु उनकी जिज्ञासा आखिरकार उन्हें वहां तक ले आई और उस जंगली सुअर ने, जो कि उनका नेतृत्व कर रहा था, चारों ओर सूंघना शुरू किया। जब उसने पहला ग्रास खाया तो दूसरे भी उसके साथ शामिल हो गए और मैं तभी जान गया कि ये मेरी पकड़ में आ गए। दूसरे दिन मैंने कुछ ज्यादा अनाज वहां पर डाला और कुछ फीट की दूरी पर एक लट्ठा रख दिया। उस लट्ठे को देखकर वे थोड़ी देर के लिए तो चकराए, परंतु मुफ्त लंच का आकर्षण शक्तिशाली था, इसलिए उन्हें वापस खाना शुरू करने में ज्यादा देर नहीं लगी। उन सुअरों को ये पता नहीं था, परंतु वे पहले ही मेरे हो चुके थे। बस मुझे हर रोज अनाज के साथ कुछ तख्ते डालने पड़े, जब तक कि जो कुछ मुझे उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए चाहिए था वो पूरा नहीं हो गया। फिर मैंने एक गड्ढा खोदा और अपना पहला कोने वाला खंभा खड़ा किया। हर बार जब मैं कुछ जोड़ता था तो वे कुछ दूरी पर रुक जाते थे, परंतु अंततः वे बिना कुछ किए कुछ पाने के लिए आ ही जाते। जब बाड़ा बन गया और उस बाड़े का दरवाजा तैयार हो गया तो उनकी बिना कुछ काम किए पाने की आदत उन्हें बाड़े के अंदर तक ले आई और मैंने उन्हें बंद कर लिया। उन्हें मुफ्त के खाने के लिए बुला पाने के बाद ये वास्तव में आसान हो गया था। कहानी सच्ची है और संकेत सरल है। जब आप किसी पशु को उसके भोजन के लिए किसी मनुष्य पर आश्रित कर देते हैं तो आप उसकी उपाय कुशलता को हर लेते हैं और वो मुसीबत में फंस जाता है। यही आदमी के मामले में भी सच है। अगर आप किसी को पंगु बनाना चाहते हैं तो उस आदमी को कुछ महीनों के लिए एक जोड़ा बैसाखी दे दें। जब उसको मुफ्त लंच तब तक देते रहिए जब तक कि उसे बिना कुछ किए पाने की आदत ना पड़ जाए। मुझे शुरू कर दीजिए और मैं चल पड़ूंगा। 3 चीज़ों को करना मुश्किल होता है। पहला, उस बाड़ पर चढ़ना जो आपकी ओर झुकी हो। दूसरा, उस लड़की का चुंबन लेना जो आपसे विपरीत दिशा में झुकी हुई है। तीसरा, उस व्यक्ति की मदद करना जो वास्तव में मदद करवाना नहीं चाहता। अब मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ कि मैंने कभी किसी बाड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। आप क्षण भर के लिए वैसा करने की सोच सकते हैं। मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है कि अगर कोई मुझे इतनी पूंजी दे दे कि मैं एक बार चल पड़ूं, अपने सारे बिलों का भुगतान कर दूं और बैंक में $1000 डाल दूं तो बाकी रास्ता मैं अपने आप चल लूंगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से लोग इस बात में यकीन रखते हैं और वे किसी का इंतजार करते हैं जो आकर उनकी शुरुआत करा सके। मैं लोगों की मदद करने की वकालत करता हूँ, परंतु जैसा मैंने पहले एक अध्याय में कहा है, मेरा विश्वास है कि अगर आप किसी आदमी को एक मछली देते हैं तो आप उसके 1 दिन के भोजन की व्यवस्था करते हैं, परंतु अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखाते हैं तो आप उसके जीवन भर के लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। मैं मछली पकड़ने के सबक देने में यकीन रखता हूँ। किसी को सिर्फ चालू करने के लिए और उसके भविष्य के लिए कुछ धनराशि देकर मदद करना सामान्यतः मदद करने का गलत ढंग है। निश्चित रूप से वो व्यक्ति इस अचानक मिले हुए धन को या तो कसकर अपनी गिरफ्त में लेने या किसी उस चीज को जिसे वो चाह रहा था परंतु प्राप्त नहीं कर पा रहा था, खरीदने में खर्च कर देता है। ये सरलता से यूं ही चलता रहता है और उसमें खर्च करने की आदत को और शक्तिशाली बना देता है, जो उसे वित्तीय संकट में डाल देती है। एक बार जब आप किसी आदत को पकड़ लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, फिर आदत आपको पकड़ लेती है। उदाहरण के लिए, कई वर्षों पहले 60 के दशक में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं के बहुत से विशाल शो होते थे। आप में से बहुतों को याद होगा कि इन शो में जीत की राशि $75,000 या
$1,00,000 और इससे भी अधिक थी। 7 वर्ष बाद बड़ी राशि जीतने वालों का सर्वेक्षण किया गया। बड़ी रुचिकर बात थी कि $75,000 या उससे अधिक की धनराशि जीतने वालों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके पास उस धनराशि को जीतने से पहले की राशि से कुछ ज्यादा रहा हो। जाहिर है हर जीतने वाले ने उस अचानक मिली राशि को खर्च कर दिया, बजाय इसके कि उस धन को वो ब्लू चिप प्रतिभूतियों में लगाता या उसे सूद पर लगाता, जिससे उनका जीवन स्तर स्थायी रूप से कुछ ऊपर उठता। अभी हाल ही में राज्य लॉटरियों के विशाल विजेताओं पर, यहाँ तक कि $10,00,000 तक के विजेता पर प्रबल नकारात्मक प्रभाव पड़े। जीवन तितर बितर हो गए, परिवार उलट पुलट हो गए, करियर तबाह हो गए, पुराने दोस्त खो गए तथा दृष्टिकोण व छवियों को गंभीर रूप से क्षति पहुंची। मुफ्त लंच आपको आसान रास्तों पर नहीं ले जाता। अधिकांशतः आप जीतने से अधिक खो देते हैं। कार्य सप्ताह या कमजोर कार्य। अमेरिकी भारतीय की दुखद कहानी आपको बताएगी कि जब कोई और आपकी परवाह करने लगता है तो क्या होता है। शताब्दी बदलने के आसपास अमेरिकी सरकार ने भारतीय जनजातियों के साथ बहुत से राजनीतिक समझौते किए, खास तौर से देश के पश्चिमी हिस्से में। उन समझौतों में बहुत सी चीजें शामिल थी, परंतु भारतीयों के लिए प्राथमिक शर्त उनके हथियारों को छोड़ना, आरक्षित स्थानों पर चले जाना और सरकार को उनका ख्याल रखने देने की थी। आज आप किसी आरक्षित स्थल पर जाकर वह भारतीयों की दुर्दशा देखकर ये जान सकते हैं कि जब कोई आदमी अपने आत्मसम्मान को किसी और को सौंप देने के लिए बाध्य कर दिया जाता है तो क्या होता है। जब आप किसी व्यक्ति को कोई खैरात देते हैं तो आप उसे उसकी गरिमा के लिए इनकार करते हैं, और जब आप उसे उसकी गरिमा के लिए इनकार कर देते हैं तो आप उससे उसकी नियति लूट लेते हैं। मैं मानता हूं कि वॉशिंगटन आज बहुत से मुफ्त लंच दे रहा है, परंतु वे लंच बिकने के बाद भुगतान किए जाने वाले माल की तरह है। देर सवेर आपको और मुझे, उन लोगों को भी जो उन्हें पा रहे हैं, सूद सहित उनकी पूरी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आजकल हम कार्य सप्ताह बदलने के बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनते हैं। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि हमें हफ्ते में 40 घंटे के बजाय केवल 30 घंटे काम करना चाहिए। वे 5 दिन के हफ्ते की तुलना में 4 दिन का कार्य करना पसंद करते हैं। मेरा विश्वास है कि काफ़ी कुछ संपन्न हो जाए अगर हम दुर्बल, बेमन से काम करने की भावना को बदलने पर ध्यान दें और कार्य सप्ताह को ऐसे ही रहने दें। काम से बचने की आदत से जितने लोग कुबड़े यानी कमर से झुके हुए हैं, उनकी तुलना में बहुत कम लोग काम के बोझ से झुके हुए हैं। दरअसल जिंदगी धार लगाने वाली पत्थर की तरह है। आप जिस चीज के बने हुए हैं वही निर्धारित करेगी ये आपको छोटे छोटे कणों में तोड़ देती है या चमका देती है। अपनी जिंदगी के लिए काम कीजिए। मैं देश भर में अपनी वार्ताओं के दौरान कंपनियों और व्यक्तियों से अक्सर पूछता हूँ कि वे अपनी जिंदगियों के आने वाले कल के लिए अपनी इच्छाओं की सूची में सबसे ऊपर किसे रखते हैं। एक चीज जो अक्सर कही जाती है वो है सुरक्षा। जब मैं कार्य की गरिमा और उससे मिलने वाली सुरक्षा पर चर्चा करता हूँ तो एक उदाहरण मुझ में कौतूहल पैदा करता है, परंतु विस्मित नहीं करता। ये पिछले कुछ सालों में जो स्वीडन में हुआ उससे ताल्लुक रखता है। स्वीडन की सरकार हर व्यक्ति को आश्वस्त करती है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका ख्याल रखा जाएगा। इस तथ्य के बावजूद बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि जो लोग काम नहीं करते उन्हें खाना नहीं चाहिए। बहुत से स्वीडन वासी मानते हैं कि सरकार उनके लिए जीवन यापन की व्यवस्था करने हेतु ऋणी है, वह उसे उनका ख्याल रखना चाहिए। बहुत हद तक सरकार वैसा करती भी है। जब कोई नागरिक किसी डॉक्टर, दंत चिकित्सक या अस्पताल में जाता है तो उसे वहां पर किसी बिल का भुगतान नहीं करना होता, उनका भुगतान सरकार करती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है सरकार बिलों का भुगतान करती है तथा माँ और बच्चे के जीवन यापन हेतु अंशदान देती है। अगर समुचित जीवन स्तर बनाए रखने के लिए आय पर्याप्त नहीं है तो सरकार उस अंतर की भरपाई करती है। सरसरी तौर पर देखने वाले के लिए ये ऐसा लगेगा कि इस आकर्षक व्यवस्था के कारण स्वीडन वासी सबसे अधिक प्रसन्न होने चाहिए। ये व्यवस्था उन्होंने बनवाई है या बनाई है। किसी भी पश्चिम देश की तुलना में सबसे अधिक टैक्स दरों के ढांचे के साथ साथ स्वीडन में बाल अपराधों की वृद्धि दर सबसे अधिक है। यहाँ पर नशीली दवाओं के सेवन की समस्या सबसे अधिक तेजी से बढ़ रही है। तलाक की दर सबसे अधिक है और चर्च की उपस्थिति में सबसे अधिक गिरावट आई है। इन सब बातों से आज समस्याएं बढ़ गई हैं और भविष्य में समस्याएं और बढ़ेंगी। ये आंकड़े काफी हद तक हमें स्वीडन के नौजवानों और मध्यम आयु के लोगों के बारे में बताते हैं, परंतु स्वीडन में बुजुर्गों का क्या हाल है। इस सुरक्षा की धरती पर किसी भी पश्चिमी राष्ट्र की तुलना में अवकाश प्राप्त लोगों में आत्महत्या की दर सर्वाधिक है। जाहिर है कि अपनी सुरक्षा व सेवानिवृत्त का निर्माण करने में और किसी दूसरे के द्वारा आपकी परवाह करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, वास्तविक सुरक्षा एक आंतरिक कार्य है, ये किसी को प्रदान नहीं की जा सकती, ये कमाई जानी चाहिए। सुरक्षा के बारे में इसकी वर्तनी यानी कि स्पेलिंग के हर अक्षर से नया शब्द बनाकर ठीक से समझा गया है।
S for security, E for earned, C for carefully, U for usually, R for results, I for in, T for treasures filled and Y for years. सावधानी पूर्वक कमाई गई सुरक्षा में अक्सर खजानों से भरे हुए वर्ष हासिल होते हैं। व्यस्त हो जाइए और अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से 3 दशकों में अमेरिका में आराम का समय बहुत बढ़ गया है। इसी अवधि में सामाजिक समस्याएं व बुराइयां भी बढ़ी हैं। कुंठाओं, तनाव, खंडित शादियों, शराब पीने से संबंधित विकारों, नशीली दवाओं के सेवन संबंधी समस्याओं एवं अपराध की दरों का सीधा ताल्लुक बहुत अधिक वक्त के होने व करने के लिए कुछ ना होने से है। इसके साथ यदि हम उस अनुमति को जोड़ दें जो हमारी संस्कृति व नज़रिए को भेज चुकी है कि बस काम चलाने के लिए काम किया जाए, तो समस्याएं कई गुना बढ़ जाती हैं। कर्मचारी अक्सर अपनी कार्यकुशलता के गौरव को खो देते हैं और उनका कार्य निष्पादन गिरना शुरू हो जाता है। जब कार्य निष्पादन गिरता है तो घटिया माल का उत्पादन होता है और घटिया माल को तैयार बाजार नहीं मिलता, क्योंकि अमेरिकी उपभोक्ता गुणवत्ता वाले उत्पाद मांगते हैं। वे विदेशी आयात की ओर मुड़ जाते हैं और अमेरिकी उत्पादक बिक्री में गिरावट के दबाव में फंस जाता है। एक राष्ट्र के रूप में हमें अपने कार्य निष्पादन व एक दिन के ईमानदार वेतन के बदले ईमानदार प्रयास के विचार पर फिर से जोर देना चाहिए। हमें कम काम करने और अधिक इकट्ठा करने के सिद्धांत को उलटना चाहिए, अन्यथा हम अपने आप को गुणवत्ता वाले उत्पादों व सेवाओं से बाहर कर लेंगे। हमें लोगों की मांग के अनुरूप गुणवत्ता वाले माल का उत्पादन ठीक मूल्य पर करना चाहिए, अन्यथा अमेरिकी उपभोक्ता अधिक से अधिक आयातित उत्पादों की ओर मुड़ जाएंगे। सौभाग्य से हम ऐसा कर सकते हैं। हम ये बिना किसी संकोच के कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी कर्मचारियों ने नियंत्रित परीक्षणों में लगातार अपने प्रतियोगी जापानी या यूरोपीय साथी से हर प्रोजेक्ट में बेहतर उत्पादन किया है। बेहतर गुणवत्ता, बेहतर दाम। जब हम अपनी पूरी सामर्थ्य से करते हैं तो किसी कार्य को करने की अमेरिकी पद्धति और उत्पादकता अभी भी विश्व में सर्वोत्तम है। दुर्भाग्य से हमारे हाल के प्रयास सर्वोत्तम नहीं रहे। 1974 के विश्व के 12 सर्वाधिक औद्योगिक कृत राष्ट्रों के सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिकी कर्मचारी उत्पादन में 11वें स्थान पर है, जिसका नतीजा है नीची गुणवत्ता व ऊंची कीमत, परिणाम स्वरूप अधिक विदेशी आयात। ईमानदारी प्रयास न कि ऊंचे कर इस समस्या का समाधान है। सर्वोत्तम प्रयास के लिए हम कोई कीमत अदा नहीं करते, बल्कि हम उसका आनंद लेते हैं। वार्नर और स्वेसी का ये विज्ञापन इसे काफी अच्छे ढंग से कहता है। सफ़ेद जैकेट का चलन। वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज के वार्षिक घर वापसी के अवसर पर आप किसी प्रसिद्ध गवर्नर को या कॉलेज प्रेसिडेंट को या कितने ही प्रमुख व्यापारी या व्यवसायी लोगों को गर्व से सफ़ेद जैकेट पहने देख सकते हैं। जैकेट बतलाती हैं कि इन लोगों ने अपना पूरा या अधिकांश जीने का ढंग कॉलेज के माध्यम से मेज़ों पर खाना परोसकर कमाया है। वे नौकरों वाले काम से शर्मिंदा नहीं हुए, वे अपनी पसंद के काम के लिए टिके नहीं रहे। उन्होंने सरकारी मदद के लिए नहीं कहा, उन्होंने लोगों को मेज़ों पर खाना परोसा व बर्तन आदि साफ किए और उससे उन्हें अपनी शिक्षा के लिए कमाने में मदद मिली, जिसका उन्होंने इतने शानदार ढंग से प्रयोग किया। ऑर्डर ऑफ व्हाइट जैकेट की एक नामावली है जिसके बारे में हर कोई गर्व कर सकता है। शायद इसके बारे में अमेरिका के हर कॉलेज क्षेत्र में एक अध्याय होना चाहिए। शब्दकोश बताता है कि सुरक्षा का अर्थ जोखिम या खतरे से आज़ादी है, संदेह या डर से मुक्त होना है, चिंतित या असुरक्षित ना होना है आदि। व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूँ कि जनरल डगलस मैकआर्थर की परिभाषा ज़्यादा बेहतर है। उसने कहा कि सुरक्षा उत्पादन करने की योग्यता है। मैं इससे सहमत हूँ। वो व्यक्ति जो अपनी ज़रूरतों के लिए खुद पैदा करके अपना आत्मसम्मान व आत्मविश्वास हासिल करता है कहीं अधिक सुरक्षित है, बजाय उसके जो अपनी समस्याओं या ज़रूरतों के समाधान को किसी दूसरे के हाथों में छोड़ देता है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि काम हमें जीवन यापन से कहीं अधिक देता है। ये हमें हमारा जीवन देता है। कोई भी पुरुष या महिला शायद ही कभी वास्तविक तौर पर खुश रह सकते हैं जब तक कि वे अपने जीवन की आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति नहीं करते तथा दूसरों के लिए कोई अंशदान नहीं करते। पहले शुरू हो जाइए। नियोक्ता इस बात पर एकमत है कि किसी नौकरीशुदा व्यक्ति के लिए बेहतर काम पाने की संभावनाएं बेरोजगार व्यक्ति की तुलना में अधिक होती हैं। ये खास तौर पर सच है अगर बेरोजगार व्यक्ति काफी लंबे समय तक काम से अलग रहा हो। रोजगार पाना सीढ़ी का पहला डंडा है और इस पर पहुंचना सबसे कठिन है। अगर आपके पास नौकरी पाने के लिए जरूरी चीज है तो फिर उसे पा लेने के बाद ऊपर चढ़ना आसान है। अधिकतर लोगों के साथ एक प्रमुख समस्या ये है कि वे किसी नौकरी पर बहुत सारी योग्यताएं लाद देते हैं। वे एक आदर्श नौकरी या नियोक्ता की तलाश में रहते हैं बिना ये पहचाने कि हो सकता है कि वे आदर्श कर्मचारी ना हों।
बहुत से आदमी इस बात को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं कि नौकरी उन्हें आवश्यकताओं की पूर्ति, छुट्टियां, बीमारी की छुट्टी व सेवानिवृत्त की सुविधाएं प्रदान करे। किसी कामयाब पहले से ही नौकरीशुदा व्यक्ति के लिए जो नौकरी बदल रहा है, ये सब बातें नौकरी में रहकर प्राप्त की जा सकती हैं। किसी नाकामयाब और बेरोजगार व्यक्ति के लिए ये सब बातें नौकरी की शुरुआत के वक्त ही बहुत अधिक महत्वाकांक्षी चीज़ों से हो सकती है। याद रखिए, कब्र खोदने वाले लोग ऊपर से शुरू होते हैं और अंत में वे हमेशा गड्ढे में पहुंच जाते हैं। आप किसी भी काम के शिखर पर शुरू होने पर ही पहुंच सकते हैं और शुरू होने के प्रति शीघ्रता की भावना बहुत आवश्यक है। एक बार शुरू होने के बाद चलते रहना इतना मुश्किल नहीं होता। अगर कोई काम मुश्किल या अरुचिकर है तो इसे तुरंत करें। आप जितनी देर तक इंतज़ार करेंगे उतना ही ये और मुश्किल व डरावना होता जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पहली बार स्विमिंग पूल के ऊंचे तख्ते पर खड़ा होना। जैसे ही आप ये निश्चय करने की कोशिश करते हैं कि आप डुबकी लगाएं या नहीं, तो जितनी देर तक आप इंतज़ार करेंगे उतनी ही डुबकी लगाने की आपकी कम संभावनाएं होंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर खंड 6 का अध्याय 1 समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए खंड 6 का अध्याय 2 लेकर आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।